हाय गाइज। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 1 हमारे हिसाब से। तो हम शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और अच्छे से पढ़ेंगे, जितना भी लेक्चर लगेगा उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपका सिलेबस मतलब 100% ओके हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और जो भी सवाल आपको पिछले 30 साल से पूछा गया है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के कॉपी पेन लेके बैठो, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करके कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आप फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। सपोज मतलब बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब इतना, यहां से जितना फोर्स लगेगा यहां से उतना फोर्स लगेगा। आप फिजिक्स में कैसे पढ़ते हो? सपोज ये एक ब्लॉक है 5 kg का, 5 kg मास का, यहां से 120 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, यहां पर भी 120 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो दोनों तरफ सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए बॉडी स्टेडी स्टेट में यानी कि इक्विलिब्रियम में है। केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम का मतलब सेम होता है। मतलब जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं जहां पर रिएक्टेंट का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्ट के इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम से इक्वल हो जाता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं दो चीजें, केपी केसी। केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम बोलते हैं प्रेशर के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यहां पर आप लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यहां पर यह होता है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। क्या होता है? कंसेंट्रेशन। ओके, केपी होता है प्रेशर के टर्म पे, केसी होता है कंसेंट्रेशन के टर्म पे, ठीक है। और के एक्स भी एक होता है, एक के एक्स भी होता है, ये इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये पहला पार्ट है, पार्ट ए में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं? सपोज मैं यहां पर केसी लिख रहा हूं या फिर केपी लिख रहा हूं या फिर केएक्स लिख रहा हूं, सबका पैटर्न सेम है। मतलब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आप लिखोगे, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, दोनों का कंसेंट्रेशन का रेशियो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केपी या फिर केसी देता है, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, सपोज एक रिएक्शन में लिख रहा हूं हाइपोथेटिकली, यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइपोथेटिकली एक रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या रिएक्शन है कि ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन में लिख रहा हूं। यहां पर मुझे निकालना है कि यहां पर केसी कितना होगा। केसी मतलब प्रोडक्ट मतलब ये होता है रिएक्टेंट साइड, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये प्रोडक्ट दे रहा है, फाइनल आउटपुट दे रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट के साइड में प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन केसी, ये जो हम पढ़े। तो केसी यहां पर प्रोडक्ट में देखो सी लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लो, सी डी डिवाइडेड बाई ए बी, ये हमारा हो जाता है केसी। लेकिन हमारा इससे ए के पहले भी कुछ है, बी के पहले कुछ है, सी के पहले कुछ है, डी के पहले भी कुछ है। ये जो पहला बात है, मतलब ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये जो चारों है हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर केसी, केपी, केएक्स कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट के साथ साथ उसका पावर बन जाता है, जो कोएफिशिएंट में है वो पावर बन जाता है। मतलब सी के ऊपर स्मॉल सी, डी के ऊपर स्मॉल डी,
ए के ऊपर स्मॉल ए, बी के ऊपर स्मॉल बी। यही होता है रिप्रेजेंटेशन केसी या फिर केपी को लिखने का। ओके, प्रोडक्ट का पहला बात, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये खत्म होने के बाद जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चले जाता है, मतलब c टू द पावर c इंटू डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b, बस। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि 2a प्लस 3b गिव्स राइज टू 4c प्लस d। ये एक एग्जाम्पल है। वहां पर आपको निकालना है कि केसी क्या है, केसी क्या है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो प्रोडक्ट क्या है, यहां पर c और d प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट क्या है, a एंड b रिएक्टेंट है, लेकिन c के आगे 4 कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, 4 कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, मतलब c टू द पावर 4। d के पहले क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो 1, a से पहले 2, b के पहले 3। यही होता है केसी, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे कि 2a प्लस 3b गिव्स राइज टू 4c प्लस d। तो केसी हम कैसे निकालेंगे, c टू द पावर 4 इंटू डी टू द पावर डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3। यही हम लिखेंगे, ऐसे ही केसी लिखेंगे, है कि नहीं। ओके, देन हम एक चीज पढ़ेंगे कि एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, देखो एक्टिव मास को हम मोलारिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलारिटी होता है। और जो मोलारिटी होता है उसको ही हम एक्टिव मास बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में उसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलारिटी आता है और मोलारिटी जो होता है वही एक्टिव मास होता है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, पॉइंट लिखो कि इफ इन रिएक्शन सॉलिड स्लैश प्योर लिक्विड इज प्रेजेंट, देन एक्टिव मास बिकम्स 1। एक्टिव मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे अब स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, इज 1। इसका रीजन क्या है, क्या लिखा हुआ है, आपको रीजन से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड कैसे पहचानोगे, हमारे पूरे के पूरे केमिस्ट्री में प्योर लिक्विड मतलब हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाटर को हम देखते हैं कि एज ए प्योर लिक्विड। और सॉलिड और प्योर लिक्विड जो भी प्रेजेंट है उसका एक्टिव मास आपका 1 ही होगा। ठीक है, बट व्हेन प्योर लिक्विड यानी कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, then it participates in equilibrium constant, इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अच्छा देखो N2 प्लस 3S2 गिव्स राइज टू 2NH3, यही तो है। वहां पर आप कैसे लिख सकते हो, क्या, NH3 प्रोडक्ट का पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 टू द पावर 1 और H2 का क्यूब, ऐसे ही आप लिख सकते हो। अगर आपको दे दिया जाए हाँ कि CH3COO, ओके, H प्लस C2H5OH गिव्स राइज टू CH3COO C2H5 प्लस H2O, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये सबके सब लिक्विड के स्टेज में प्रेजेंट है, ये सबके सब लिक्विड के स्टेज में प्रेजेंट है। तो केसी कैसे निकालेंगे, जैसे ही निकालते हैं वैसे निकालेंगे। बोलो, वाटर प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं,
व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साइड में अगर प्रेजेंट है तो पार्टिसिपेट करेगा, अगर रिएक्टेंट के साइड में प्रेजेंट है तो ये प्योर लिक्विड के तरह एक्ट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो हम जैसे ही लिखते हैं वैसे लिखेंगे कि CH3COOC2H5 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इनटू C2H5OH का कॉन्सेंट्रेशन। यही लिखेंगे कि नहीं? यही ही लिखेंगे, है कि नहीं? यही लिखेंगे। अच्छा, Kp और Kc में क्या डिफरेंस है? Kp और Kc में क्या डिफरेंस है कि लिखो एक पॉइंट, Kp इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्टेट। मतलब अगर एक एलिमेंट या फिर एक मॉलिक्यूल अगर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो हम उसका Kp निकाल सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर में लिख सकते, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पे लिख सकते हैं Kp। लेकिन Kc को हम लिक्विड, गैस, एक्यूअस मीडियम हमेशा की तरह Kc को हम लिख सकते हैं अगर ये इक्विलिब्रियम पे चल रहा है तो। लेकिन Kp सिर्फ और सिर्फ गैसियस में प्रेजेंट है। तो यहां पर एक ये पॉइंट लिखो, देखो एग्जाम्पल मैंने जो लिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जनरली गैस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, तो ये तीनों गैस के फॉर्मेट में है, तो Kp को यहां पर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो Kp को क्या लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर, P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, देखो कोएफिशिएंट जो भी है वो पावर में चले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका लिखने का तरीका बदल जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। यही होता है Kp, यही होता है Kp, ठीक है। और यहां पर एक देखो, इस ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2, ये जो सेकंड एग्जांपल में है, सेकंड एग्जांपल में Kp क्या होगा मुझे बताओ। देखो सारा का सारा लिक्विड के स्टेज में है तो हम Kp निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि Kp सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर Kp कैन नॉट डिफाइन, सीधा लिखोगे कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट को बखूबी से लिखाया गया है, समझाया गया है, तो पहले नोट डाउन करो, उसको पॉज करो, नोट डाउन करो। तो आपने सब कुछ लिख लिया होगा और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो टाइप ऑफ रिएक्शन हम अब पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन में टाइप ऑफ रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि फास्ट स्पीड रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, फास्ट स्पीड रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे कि मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, फिर हम देखेंगे कि स्लो स्पीड रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन, लिखो स्लो स्पीड रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन। फास्ट स्पीड रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑकर्स वेरी फास्ट, रैपिडली, मतलब पलक झपते ही जो बोलते हैं कि जोरदार एकदम रिएक्शन अगर खत्म हो गया, रिएक्शन ऑकर्स वेरी फास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं NaCl प्लस H2O, सपोज एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक HCl प्लस NaOH, यहां पर क्या दूंगा? यहां पर देखो H प्लस में प्रेजेंट है, Cl माइनस में प्रेजेंट है, Na प्लस में प्रेजेंट है, OH माइनस में प्रेजेंट है, तो इसका कैटायन इसका एनायन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, मतलब NaCl एज ए मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा और H एंड OH मिलकर वाटर दे देगा, पानी हो जाएगा। तो NaCl प्लस H2O ये जो होता है आयोनिक, क्योंकि आयन ही प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है, आनायन प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो ये होता है आयोनिक रिएक्शन। तो ये आयोनिक वाला जो रिएक्शन है ये होता है आपका फास्ट रिएक्शन होता है, यही होता है आयोनिक रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन जो है, मतलब
नाइदर वेरी फास्ट, यहां पर लिखो नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, मतलब बस मॉडरेट में, जिससे काफी केमिकल रिएक्शंस सपोज आप देखोगे कि जो हम हाबर्स प्रोसेस का रिएक्शन लिए N2+3H2 गिव्स राइज टू 2NH3, ये इसी टाइप का रिएक्शन, ये होता है मॉडरेट स्पीड। ये बहुत ज्यादा फास्ट में नहीं जाता है कि बहुत स्लो में भी नहीं जाता है, ठीक है, ये मॉडरेट पेस पे चलता है, ठीक है। स्लो रिएक्शन मतलब स्लो रिएक्शन जैसे मतलब सालों साल लग जाता है, 100 साल, हजारों साल, लाखों साल तक भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वेरी स्लो। देखो इन सब में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही बोल रहा हूं। स्लो रिएक्शन मतलब वेरी स्लो में चलता है। कैसे वेरी स्लो में? कैसे? सपोज रोस्टिंग ऑफ आयरन आप लिखो, आयरन को आप बाहर फेंक दीजिए, धीरे धीरे उसके अंदर रस्ट लगेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जोड़कर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हो ना, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी मतलब वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। ये सब होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ये सब आपका हो जाता है स्लो स्पीड रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन, खत्म। इनमें इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर दो टाइप का इक्वेशन आता है, रिएक्शन आता है, एक होमोजेनस रिएक्शन एक आता है, और दूसरा आता है हेटेरोजेनस रिएक्शन। होमोजेनस रिएक्शन एक आता है और दूसरा आता है हेटेरोजेनस। होमोजेनस में मतलब सब कुछ, ऑल एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर इन सेम फिजिकल स्टेट, मतलब अगर सब पर्टिकुलर एक रिएक्शन में अगर जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, सब कुछ एक ही फिजिकल स्टेट में होंगे। मतलब अगर एक लिक्विड है तो सारा का सारा लिक्विड में प्रेजेंट होगा, एक अगर गैस में प्रेजेंट है तो सारा का सारा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, इन सेम फिजिकल स्टेट में अगर प्रेजेंट होंगे। लेकिन हेटेरोजेनस में डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट। यहां पर क्या लिखोगे? सपोज देखो N2+3H2 गिव्स राइज टू 2NH3, ये अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन भी गैस, तो तीनों के तीनों एक स्टेट मतलब गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट है, तो ये होमोजेनस रिएक्शन है। वैसे देखो सपोज CaCO3 डिकम्पोज हो गया CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। देखो ये अलग अलग स्टेट में आ गए, सॉलिड और लिक्विड गैसियस में आ गए, तो ये होता है हेटेरोजेनस रिएक्शन। अगर सेम स्टेट में प्रेजेंट होंगे सब कुछ तो ये होमोजेनस, अगर डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो ये हेटेरोजेनस, ठीक है, खत्म। अच्छा, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप करो, इसका केपी कैसे आप निकालोगे? CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये लिक्विड में गिव्स राइज टू क्या देगा? CH3COOH प्लस C2H5OH, यही देगा CH3COOH प्लस C2H5OH, यही देगा कि नहीं? मुझे बोल लो, यही देगा लिक्विड, ये लिक्विड। तो इसका केपी कैसे हम निकालेंगे? तो पहले हम कैसे निकालेंगे? केसी के लिए क्या करोगे? C2H5OH, केसी सबके लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब लिक्विड स्टेट के लिए लिख सकते हैं, एक्वस के लिए लिख सकते हैं, गैसियस के लिए भी लिख सकते हैं। तो C2H5OH का कॉन्सेंट्रेशन इनटू CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO C2H5 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का कॉन्सेंट्रेशन। लिखेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि H2O का कॉन्सेंट्रेशन ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड एज ए रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो इसका एक्टिव मास क्या होगा? 1 होगा, तो इंटू 1 लिखेंगे या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओके। क्योंकि वाटर प्रेजेंट एज ए रिएक्टेंट के तरह प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में प्रेजेंट है प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड का एक्टिव मास एंड सॉलिड का एक्टिव मास, दोनों का एक्टिव मास 1 ही होता है। अच्छा, केपी
नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी गैसियस के स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो केपी सिर्फ गैसियस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम केपी यहां पे नहीं निकाल सकते। खत्म ना। तो आज मैं यही वाइंड अप करता हूं लेक्चर को। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से जो जो पढ़ाया गया है उसके रिलेटेड अगर केपी केसी कहीं भी आपको एक कोई मॉड्यूल में आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वहां पर देख लोगे, ऐसे ऐसे होता है। बस दिमाग में बैठे रखो कि वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर एज प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। मतलब वाटर जब लिक्विड के स्टेट में रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो उसका एक्टिव मास 1 होता है। अगर प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो हम उसको केसी में काउंट करेंगे। लेकिन केपी सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। गैसियस स्टेट में अगर कुछ प्रेजेंट होगा तो हम उसका केपी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ओके, और सॉलिड का भी एक्टिव मास 1 होता है। ठीक है, तो यही मैं वाइंड अप करता हूं आज। ओके, इसको अच्छे से पढ़ो, फिर हम प्रोग्रेस करेंगे। 10, 12, 15 लेक्चर जितना भी लगेगा हम खत्म करेंगे एक एक को। ओके, अच्छे से कवर अप करेंगे। हर दिन क्लास होगा आपका, आप बैठे रहना। ठीक है, तो चलता हूं, उसको पढ़ लो, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।